रेस्पिरेशन या श्वसन। रेस्पिरेशन is an amphibiolic process in which large organic molecules oxidize and converted into simple molecules in the presence and absence of oxygen। श्वसन एक प्रोसेस है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और लार्ज मॉलिक्यूल जब सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी के रूप में स्टोर होती है, और एटीपी को करेंसी ऑफ द सेल्स कहते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन के इक्वेशन की बात करें जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट कन्वर्ट इनटू सिंपल मॉलिक्यूल 6CO2 6H2 एंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पर 32 ATP या 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। हम रेस्पिरेशन की बात करें, सेल्स चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, हर सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जैसे एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू सेल में मिलती है। रेस्पिरेशन एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है और उनकी जो केमिकल एनर्जी होती है उस केमिकल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर करता है। रेस्पिरेशन की मोस्टली प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के जस्ट रिवर्स होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि 6 molecule of CO2, 6 molecule of H2 in the presence of light energy and in the presence of chlorophyll ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये फोटोसिंथेसिस में होता है। यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है किसमें, CO2 एंड H2 मॉलिक्यूल में। यहाँ पर एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो एनर्जी का एक रूल्स है कि एनर्जी कैन नॉट क्रिएट कैन नॉट डिस्ट्रॉय। एनर्जी को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर किया जाता है। ग्लूकोज जिसमें C6 यहाँ पे जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं यहाँ पर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर किया जाता है और उसके बाद इसी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हम रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हम करते हैं। एक बेसिक रेस्पिरेशन के बारे में है। उसके बाद रेस्पिरेशन में कुछ एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस इन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ब्रीदिंग सिर्फ गैसों का एक्सचेंज है। एनिमल में तो गैसों का एक्सचेंज होता है, प्लांट में भी शॉर्ट डिस्टेंस एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। प्लांट के अंदर स्टोमेटा और लेंटिकल्स, रंध्र और वातरंध्र के थ्रू गैसों का शॉर्ट डिस्टेंस एक्सचेंज होता है। तो ब्रीथिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें गैसों का एक्सचेंज होता है, और रेस्पिरेशन एक कंप्लीट मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स का इन्वॉल्व होता है और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और उसके बाद इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी का निर्माण होता है। ये डिफरेंस है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में। इसके बाद टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है कि रेस्पिरेशन विद इन ए सेल, हर प्लांट की हर कोशिका के में या फिर किसी भी अगर स्पीसीज का बात करें तो उसकी हर कोशिका में रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन विद इन सेल,
सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एटीएस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेम्ब्रेन में होता है। तो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ओनली आरबीसी जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होता, बाकी मोस्टली सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इसके बाद फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अगर हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेस पे बात करें, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या श्वसन आधार, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसका यूज हम रेस्पिरेशन में करते हैं, तो उस सबस्ट्रेट के बेस पे अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है और फैट है तब इनको बोलेंगे हम फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन है तो इस प्रकार का रेस्पिरेशन प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन की बेसिक बात करने के बाद हम अब देखेंगे रेस्पिरेटरी क्यूसेंट, RQ, श्वसन गुणांक। RQ भी बोलते हैं, श्वसन गुणांक भी बोलते हैं। तो RQ क्या है? RQ, the respiratory quotient is defined as the ratio of CO2 produced during the respiration and oxygen consumed during the respiration per unit time by a organism at standard temperature and standard pressure। रेस्पिरेशन में वॉल्यूम ऑफ CO2 जितना रिलीज होता है और जितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होता है उनका रेशियो श्वसन गुणांक या RQ कहलाता है। और ऑक्सीजन अपटेक एंड CO2 रिलीज उनका हम मेजरमेंट गैनोंग रेस्पायरोमीटर के द्वारा करते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि RQ का हम मेजरमेंट किससे करते हैं, तो रेस्पायरोमीटर के द्वारा हम RQ को हम नापते हैं या उसका मेजरमेंट करते हैं। अब इसके बाद डिफरेंट मॉलिक्यूल का हम अगर रेस्पिरेटरी RQ का हम देखें तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेस पे हम RQ का डिसाइड करते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अलग अलग हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं। तो उस आधार पे कौन से मॉलिक्यूल का RQ कितना है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज जैसे हम नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात है C6H12O6 ग्लूकोज, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिलीज होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज 6, वॉल्यूम ऑफ O2 6, 1। ग्लूकोज का RQ वैल्यू या श्वसन गुणांक इकाई में होता है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट का। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में अगर हम कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं तो इसका RQ वैल्यू हमेशा इकाई होता है। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट का RQ वैल्यू इकाई से कम है तो इसका मतलब या तो वो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। अगर हम नॉर्मल बात करें कि अगर किसी का RQ वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। अगर RQ की वैल्यू 1 से अधिक है तो वहाँ पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अगर नॉर्मली हम प्रैक्टिकली देखें तो एक सेल का RQ वैल्यू श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। 1 से कम इसलिए होता है कि वहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होती है, अदर मटेरियल भी होते हैं। तो इन सब का मिला के अगर हम देखें तो RQ या श्वसन गुणांक का मान एवरेज 1 से कम ही आता है। फैट का श्वसन गुणांक 0.7 के आसपास होता है। फैट या यहाँ पर हम पाल्मिटिक एसिड के बारे में बताएं तो 16 CO2 रिलीज होते हैं और 23 ऑक्सीजन यहाँ पर कंज्यूम होते हैं। तो द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम दैट इज मोर देन रिलीज ऑफ CO2। इस कंडीशन में फैट का RQ वैल्यू 0.7 के आसपास होता है। द RQ ऑफ फैट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फैट, किस प्रकार का फैट है, किस प्रकार का फैटी एसिड है, उस पे बेस करेगा, उस पे डिपेंड करेगा
कि एक फैट का RQ वैल्यू कितना होता है। अगर नॉर्मली आपसे ये पूछे कि फैट का RQ वैल्यू क्या होता है तो आपको 0.7 बताना होगा। अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन का RQ वैल्यू यहाँ पर एल्बुमिन का दिया है 63 CO2 एंड 77 O2, तो 0.8 प्रोटीन का RQ वैल्यू कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में कम होता है लेकिन फैट्स की तुलना में ज़्यादा होता है, और 0.8 से लेके 0.9 के बीच में प्रोटीन का RQ या श्वसन गुणांक होता है। इसके अलावा हम देखें कि ऑर्गेनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल, अगर हम कार्बनिक अम्ल को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज करें तो उनका RQ वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होता है। अगर हम ऑक्जेलिक एसिड की बात करें, COOH2 ऑक्जेलिक एसिड की अगर हम बात करें तो उसमें O2 + 2 CO2, यहाँ 4 CO2, तो 4 CO2 1 O2, तो ऑक्जेलिक एसिड का RQ वैल्यू 4 के आसपास होता है। तो जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं उनका श्वसन गुणांक 1 से अधिक होता है। क्यों होता है कि इनके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी प्रचुर मात्रा में होती है, तो उनको एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन कम लेना पड़ता है, इसलिए ऑक्सीजन यूज की गई ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, तभी इनका श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है। ऑक्जेलिक एसिड का 4 होता है और मैलिक एसिड का 1.3 होता है, तो इस आधार पे ये RQ या श्वसन गुणांक वैल्यू है। अगर हम सुक्यूलेंट प्लांट की बात करें, सुक्यूलेंट प्लांट जैसे नागफनी, ओपनसिया, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इनकम्प्लीट को ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 प्रोड्यूस नहीं होती। यहाँ पर क्या CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। जब CO2 प्रोड्यूस नहीं होगी तो 0 CO2 की वैल्यू और ऑक्सीजन की अगर वैल्यू होगी तो, लेकिन जब 0 है तो सुक्यूलेंट प्लांट का RQ 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता है, CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो सुक्यूलेंट प्लांट का श्वसन गुणांक 0 रहेगा। ठीक है। इसके अलावा हम अगर अनोक्सी श्वसन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का श्वसन गुणांक इनफिनाइट होता है, इनफिनाइट। इसका मतलब यहाँ पे CO2 तो निकलती है, लेकिन ऑक्सीजन जो कंज्यूम की जाती है ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, इसलिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन का अगर श्वसन गुणांक हम कहें तो इनका इनफिनाइट या अनंत होता है। तो ये बात हुई श्वसन गुणांक या RQ वैल्यू की। इसके बाद हम देखें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? रेस्पिरेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है, कंज्यूम होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम नॉर्मल रेस्पिरेशन बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन को ही हम नॉर्मल रेस्पिरेशन बोलेंगे। जितना भी हम श्वसन की बात करेंगे ये नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन है। जितना हम C6H12O6 + 6 O2, ये हमने पीछे जो इक्वेशन पढ़ी है, ये सारा एरोबिक रेस्पिरेशन है। सेकंड है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनोक्सी श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन में किसी प्रकार का ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए इसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इनमें C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एल्कोहल CO2 प्लस लो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एथिल एल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में बहुत कम एनर्जी का निर्माण होता है और ये एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। प्लांट और फंजाई में अनएरोबिक रेस्पिरेशन से
एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। और जहाँ तक हम एनिमल की बात करें, एनिमल में यहाँ पे एसिड का निर्माण होता है। एनिमल में अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और वो एसिड जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, जैसे मसल्स में ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में ऑक्सीजन की जो ही कमी आएगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड स्टोर होने लगेगा और हमें थकान महसूस होगी। तो एनिमल में एसिड का निर्माण होता है और प्लांट और फंजाई में अनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है।